हेलो बच्चों, वंस मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का था आपको इंतजार आज आपके सामने बिल्कुल लेकर के हाजिर है। महामैराथन की बिल्कुल 12th जो बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए बिल्कुल सुपर फास्ट, सुपर तेज, सबसे तेज महामैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कैसे आप सभी लोग, जल्दी सारे एक बार बच्चे कमेंट करिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज महामैराथन में जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। हर क्वेश्चंस बिल्कुल फंसाएंगे, बिल्कुल फंसेगा। यही से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से भाई क्लास को शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। जय ठीक भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है, फटाफट जल्दी शेयर करिए भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा 11th की क्लास कल होगी। 11 वाले बच्चों की क्लास कल होने वाली भाई, ठीक है। कल क्लास होगी आपकी 11th के बच्चों की, क्योंकि 11th और 12th का जो पेपर है बिल्कुल लगातार बैक टू बैक है। इस वजह से एक दिन 11th एक दिन 12th लगातार चल रहा है। तो प्यारे बच्चों जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कहीं से बाहर से नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए आएंगे। क्योंकि जब आप 10 बार रिवीजन करेंगे, 10 बार बातों को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में उसको लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए भाई आइए स्टार्ट करते बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बना रहेगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। बिल्कुल मजा आने वाला है धुआंधार तरीके से। आइए हम लोग स्टार्ट करते बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले, क्योंकि आप देख पा रहे हैं महामैराथन की क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट। पहली क्लास बेटा महामैराथन की जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है भाई, ओके भाई, नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरी टीम आपके साथ बिल्कुल धुआंधार तरीके से लगी है। आइए बात करते बिल्कुल धुआंधार से। क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा 12 मार्च से। जो बच्चे बिल्कुल धुआंधार तरीके से चाहते हैं कि वो बोर्ड के साथ, 12th बोर्ड के साथ यूपी कैडेट को क्रैक करें, तो जरूर जुड़िए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे धुआंधार तरीके से भाई। चलिए आइए आगे बात करते हैं। टीम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जोश के साथ, और आप भी बिल्कुल तैयार होंगे जोश के साथ, क्योंकि 9 मार्च को आपका बोर्ड का पेपर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बाद आप सीधे जुड़ेंगे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी आएंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो सभी का बिल्कुल मोस्ट वेलकम रहेगा, मोस्ट वेलकम। चलिए आगे बात करते बेटा। रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों ने कराया भी है, बहुत सारे बच्चे लगातार करा भी रहे हैं अभी। ठीक है, लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और सिलेक्शन की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि सिलेक्शन इतना है कि बताने में 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 4-5 दिन लग जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन होने वाला आज का, बिल्कुल शेयर कर दो भाई एक बार, बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो किया जाए, वेरी गुड। चलिए भाई आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा यहाँ पे धुआंधार तरीके से? पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि जब हमारे एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो कैसे हम करेंगे। शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बायोलॉजी में जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बायोलॉजी में हमें आज पढ़ना क्या है? जंतु विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जंतु विज्ञान। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग थोड़ा सा परिचय के बारे में पढ़ेंगे और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय। तो कोई भी एग्जाम अगर आपके पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि हमें जीव विज्ञान के बारे में समझाइए, उसके परिचय दीजिए, तो सबसे पहले आपको छोटा सा पॉइंट लिखना होगा। क्या? जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी बोलेंगे। दूसरा पॉइंट एरो बना के क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे बेटा? जूलॉजी बोलेंगे। और तीसरा पॉइंट इसी में आपको लिख देना क्या बेटा? परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है भाई? आइए बात करते सबसे पहले आगे। पहला पॉइंट सबसे पहले बेटा लिखा है सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बेसिक सा पॉइंट है बिल्कुल, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं कि जो सजीव होता है उसके अंदर बेटा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जबकि जो निर्जीव होंगे उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म या कोई भी कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा। हम बात करते हैं वृद्धि की, ग्रोथ की, तो हमेशा जो सजीव होंगे उनके अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर वृद्धि होगी। पर जो निर्जीव होते हैं उसके अंदर कोई भी ग्रोथ या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ करके जो हम समझते हैं। जैसे हम बात करें मोशन की, गति की,
तो गति हम लोग नेचुरल तरीके से करते हैं, हम लोग गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, लेकिन जो निर्जीव है वो अपने आप से गति नहीं करेंगे, उसके पास उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से फोर्स देना पड़ेगा। दूसरी बात, सजीव के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा सजीव की बॉडी कोशिका से बनी होती है, बट निर्जीव की बॉडी कभी कोशिका से नहीं बनी होती। सजीव के अंदर सभी के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, निर्जीव के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जनन के बारे में, तो सजीव में जनन होगा, निर्जीव में जनन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हमारे पास होते हैं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं कि सजीव निर्जीव में क्या डिफरेंस है। चलिए ठीक है बेटा, क्लियर है भाई, क्लियर है। आइए, हाँ बेटा बिल्कुल एक बार आएगा बेटा, यूपी कैडेट का भी आएगा, बिल्कुल तैयार तो रहिए आप, पहले तैयार तो रहो, पहले आप बोर्ड तो क्रैक करो। बेटा पहला पॉइंट, आकार और आकृति बेटा कैसी होती है, निश्चित होती है। आकार और आकृति कैसी बेटा, अनिश्चित, अनिश्चित, बढ़ सकती है, घट सकती है। जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। निर्जीव कोशिकाओं का क्या होता है बेटा, यहाँ पर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, निर्जीव में कोशिका बिल्कुल नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो पहला डिफरेंस हो गया। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट, क्या लिखा बेटा, कोशिकाओं में जीवद्रव्य पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, जीवद्रव्य नहीं पाया जाएगा, वेरी गुड, पहला पॉइंट। बेटा लिखा है जीवधारियों में बेटा पोषण होता है, जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, गति होगी, मोशन होगा, सारे काम होंगे सजीव में, लेकिन यहाँ पर बेटा कोई क्रिया नहीं होती क्योंकि निर्जीव है। आइए आगे बात करते हैं, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, यह एक निश्चित अनुपात में होती है। कितनी बढ़िया बात है भाई, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होगी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, हम मान सकते हैं आपकी बात को, वेरी गुड। चलिए आगे, और यहां पर बेटा क्या लिखा, निर्जीवों में वृद्धि क्या होगी भैया, नहीं होती है, लेकिन होगी कब, बाह्य वृद्धि होगी। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई चेयर आपके पास है, कोई कुर्सी है, तो कुर्सी के ऊपर आप उसको कुछ दिनों तक लिए बाहर रख दो, उसके ऊपर मिट्टी या धूल जमने लगेगी ऊपर, तो उसकी बाहरी ग्रोथ हुई, लेकिन जैसे आपने कपड़ा लगा के उसको साफ कर दिया, ग्रोथ खत्म हो गई। इसका मतलब हो गया निर्जीव में वृद्धि हो सकती है लेकिन वो बाहर की साइड होगी, और सजीव में वृद्धि बेटा क्या होगी, आंतरिक वृद्धि होती है। ये सारे पॉइंट आप क्लियर करके जाइए। चलो बेटा आइए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, लिखा है इसी में, सजीवों में अनुकूलता का गुण पाया जाता है, ये स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, आंधी आई, तापमान बढ़ा, तापमान घटा, सर्दी बढ़ी, सर्दी घटी, तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, हम उसको मेंटेन करेंगे। बट आप किसी चेयर को बाहर रख दो, धूप आए, सर्दी आए, बरसात आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। निर्जीवों में अनुकूलता नहीं पाई जाएगी, निर्जीवों में अनुकूलता नहीं पाई जाएगी। सजीवों में गति एवं प्रचलन का गुण क्या होता है बेटा, पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, हम मान सकते हैं बात। निर्जीवों में स्वतः गति और प्रचलन की क्षमता बेटा क्या होती है, नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अगला लिखा बेटा, सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है, कितनी बढ़िया बात है भाई, हम जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट क्या चेयर कभी रिप्रोडक्शन करेगा, तुम बताओ। अगर रिप्रोडक्शन चेयर करना चालू कर दे, ये मोबाइल चालू कर दे रिप्रोडक्शन करना, तो बेटा कभी किसी को मोबाइल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हो गया रिप्रोडक्शन, जनन ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी इसका बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिखा है निर्जीवों में ये विशेषता बेटा क्या होती है, नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल लिखा है, पत्थर है, ईंट है, नमक है, कार है, जहाज, लोहा इत्यादि है। क्या जहाज अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। कमालगंज से, ठीक है बेटा, सभी का मोस्ट वेलकम भाई, सारे बच्चों का मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे, आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, सजीव और निर्जीव की वृद्धि में बेटा क्या लिखा है, सजीव तथा निर्जीव में की वृद्धि में क्या मुख्यतया अंतर होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको करके आइएगा। सजीवों में आंतरिक वृद्धि, निर्जीवों में बेटा कैसी वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आइए आगे बात करते हैं, अगला सवाल बेटा लिखा है यहाँ पे, भ्रूणकी क्या होता है, भ्रूणकी किसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी आप क्या बेटा, एम्ब्रियो भ्रूण के बारे में पढ़ना भ्रूणकी कहलाता है। जैसे लिखा है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण की संरचना, उसकी उत्पत्ति और परिवर्धन मतलब वृद्धि, ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, भ्रूणकी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कोई बच्चा पेट में है, गर्भाशय में है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा बेटा, भ्रूणकी कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, भ्रूणकी कहलाएगा।
एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। चलिए आगे, अगला पॉइंट लिखा है बेटा, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताइए। एक सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, बहुविकल्पी सवाल ऐसे आते हैं बेटा, बहुविकल्पी। अरस्तु को जंतु विज्ञान और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं बेटा, जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। सिंपल सवाल है। आगे लिखा है, जंतु स्वयं पोषी नहीं होते, इसका कारण बताइए। बेटा बहुत सिंपल सवाल है, अगर जंतु के पास हरित लवक होता तो अपना खाना खुद बना लेते वो, लेकिन जंतुओं के पास हरित लवक तो नहीं है, उनके पास नहीं है। तो लिखा है जंतुओं में कोई भी हरित लवक नहीं पाया जाता, उसका अभाव होता है। इस वजह से ये अपना खाना बेटा क्या करते हैं, नहीं बना पाते। लेकिन अपवाद में याद करना यूग्लिना, यूग्लिना बेटा क्या होता है, स्वपोषी भी होता है और परपोषी होता है। इस वजह से यूग्लिना को मिश्रित पोषी के नाम से जाना जाता है, मिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल महामैराथन चल रही है धुआंधार तरीके से। सारे बच्चे बस खाली वीडियो को देखते रहिए, उसको देखते रहिए मैं बोल क्या रहा हूं और बोर्ड पे लिखा क्या है। बस बेटा लिखा है, जीव के शरीर की संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है बेटा, तो आकारिकी के अंतर्गत। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई प्लांट है आपके सामने, कोई चेयर है आपके सामने, कोई बैठा होगा, उसको आप बाहर से देख पा रहे हैं, उसने क्या पहना है, उसके बाल कैसे, उसका चेहरा कैसा, उसके जूते कैसे हैं। दिस इज एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर ही है। बाहर से देख के आप बता पा रहे हैं, बाहर से आप देख के बता पा रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल बेटा लिखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या हो गया, जो कई हजारों करोड़ों साल पहले मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जमी दोज हो गए और जब उसकी खुदाई हुई, उसमें से कुछ जीवाश्म मिले, कुछ उनके जीवों के अंश मिले। जब उसको रिसर्च किया गया, सर्च किया गया, लैब में टेस्ट किया गया, तो पता चला कि ये डायनासोर है, ये हाथी का है, ये किसी का है। मतलब उसी के अध्ययन को बेटा क्या बोलेंगे, जीवाश्म विज्ञान बोलेंगे, पैलिएंटोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हम ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि कोई भी, हम बोलते हैं ना कि हजारों साल पहले किसी जीव का, कोई जीव जमीन के अंदर दब गया, जब दोबारा उसकी खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान उस जीव का हमें कुछ अंश मिला, जीवों का अंश, उसे जीवाश्म बोलते हैं। जीव प्लस अंश, जीवाश्म। जब उसको लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला इतने साल, हजारों करोड़ साल पुराना है। कैसे लोग बताते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई आनुवंशिक पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल था, उसको टेस्ट किया गया। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, बिल्कुल भाई पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, क्रैश कोर्स 12 मार्च, बिल्कुल धुआंधार, याद रहे सभी बच्चों को। आइए बेटा लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। कृषि सूक्ष्म जैविकी लिखा ना, कृषि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब मृदा में बेटा कौन उपस्थित है, जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बेटा जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या लिखा अगला पॉइंट, नेक्स्ट लिखा बेटा, श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रियाएं होती। बहुत अच्छा सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं बहुविकल्पी सवाल में। श्वसन और पोषण के बारे में बताइए। तो श्वसन एक बेटा कैटाबोलिक रिएक्शन है, ब्रेकडाउन वाली क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, उसको तोड़ा जाता है, क्योंकि जब ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। वो कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक। पोषण बेटा कैसा है, एनाबोलिक, एक उपचयी क्रिया है। जीवों का क्या करते बेटा, अध्ययन किया जाता है। तो श्वसन और पोषण जरूर याद करके जाइए, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। आइए अगला पॉइंट बेटा क्या लिखा है, लिखा है जंतु कोशिका की दो मुख्य विशेषता बताइए। क्या बता पाओगे, एक बार ये असेस करके बताओ। अगर मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में आया तो क्या कर पाओगे, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला, डेफिनेटली भाई हम पूरा करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा करेंगे। चलिए कर पाओगे भाई, एक बार ये असेस करके बता दो, क्योंकि महामैराथन में धुआंधार तरीके से। बिल्कुल। चलिए तो बेटा लिखा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति
और हरित लवक का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। बिल्कुल सही भैया। इन एनिमल सेल सेल वॉल्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। भाई हमारे अंदर तो नहीं है, आपके अंदर भी शायद नहीं होगा, एनिमल के अंदर जितने भी है किसी के अंदर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई छोटा से भी छोटा पौधा है, बड़ा से बड़ा पौधा है, उन दोनों के अंदर बेटा, उन सभी के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, हरित लवक क्या होंगे बेटा, पाए जाएंगे। ओके, बिल्कुल कर पाएंगे आप। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि आप लगातार जुड़े हैं हमारे साथ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ, जिसके ऊपर आपको है भरोसा। ठीक है, आगे आइए प्रश्न नंबर 11 में, निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी का नाम लिखिए। निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी का नाम लिखिए। बेटा क्या लिखा बेटा, विषाणु। क्या होता है विषाणु, वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। विषाणु के बारे में बेटा जरूर याद करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात आपको बोल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीवाणु या विषाणु से जरूर आएगा, डिजीज से जरूर आने वाले। ठीक है, तारक काय पाया जाता है, बिल्कुल हम मान सकते हैं तारक काय पाया जाता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे, अगला पॉइंट आगे आओ बेटा। क्या लिखा है, लिखा प्रकाश संश्लेषण का कौन सी क्रिया है। बेटा प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की एनाबॉलिक क्रिया है, क्योंकि इसमें बेटा क्या करते हैं, CO2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो CO2 और वाटर, तो ये क्या हो गया बेटा, बना। तो बनने को क्या बोलेंगे, उपचय, एनाबॉलिक। क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक। बेटा बता देंगे, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे आपको, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। आइए, केंद्रक की खोज बेटा किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। याद करके जाना, केंद्रक केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता, कभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो केंद्रक ओनली ओनली प्रेजेंट इन किसमें बेटा, यूकैरियोट। और इसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए आगे बेटा, लिखा डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा, डीएनए आरएनए के बारे में क्या नाम है इसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। रिवीजन बिल्कुल फास्ट चल रहा है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और क्या लिखा बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड चल रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड चल रहा है भाई। चलिए आगे आइए, अगला सवाल बेटा लिखा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होता है, या डिफरेंस पूछे या राइबोसोम पूछे तो याद कर लो, हमेशा प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। तो प्रोकैरियोट में बेटा 70S राइबोसोम और यूकैरियोट में बेटा कैसा राइबोसोम, 80S राइबोसोम पाया जाता है। बेटा जंतु कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है भाई। अरे मेरे प्यारे बच्चा लाल चंद्रसेन कुमार, अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाबू, कैसे काम चलेगा, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई मेरे भैया। एक बात समझ लो जरा, जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दूं जरा, जैसे कोई समझ लो बेटा, अगर प्लांट है बेटा, पादप है, क्या है, पादप कोशिका, और बेटा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, जंतु कोशिका। क्या है, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बेटा, पाया जाएगा दोनों के अंदर, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये ध्यान रखना, तो गलती मत कर देना, नहीं तो पछताओगे। बना देंगे बेटा, सतीश कुमार बनवाएंगे, बनाएंगे बेटा सतीश, परेशान ना हो, सतीश बना देंगे भाई। आइए आइए बात करते हैं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, अगला सवाल लिखा बेटा यहाँ पे, कोशिका की आत्महत्या थैलियां किन्हें कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली बेटा किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। किसे कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। किसको भैया, लाइसोसोम। लाइसोसोम खोज किसने किया बेटा, डी डुबे। किसने किया था, डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे। याद करके जाइए, डी डुबे ने किया था भाई। हाँ, जंतु कोशिका में नहीं पाए, बिल्कुल ऊर्जा का घर बोलते, बिल्टू, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे बात करते बेटा, निम्नलिखित पर सचित्र टिप्पणी करिए। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कोशिका कला और राइबोसोम। फिगर बेटा एक बार कोशिश करके देख लेना, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए तो सवाल आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं बात, बिल्कुल मानते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कोशिका कला और राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर जरूर देख लेना, गोल्जी काय का भी फिगर आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा बेटा ध्यान से। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा,
एक क्लास में फिगर की लेके आऊंगा जिसमें आप कर पाएंगे, ठीक है। एक क्लास में करूंगा फिगर की ताकि आप उसको ले पाओ, बना पाओ। चलिए मैं कोशिश करूंगा। आइए पहला पॉइंट बात करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, देखो बेटा कैसे बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा देख लो बेटा, फिगर जरूर बना के जाइए बेटा। ऐसे बनाते हैं। तो अगर मैंने ऐसे बनाया तो देखो जरा ऐसे, और क्या कर लेंगे इसके ऊपर, और क्या करेंगे ऐसे, दो जरा कैसे, ऐसे करके गोला बना लेंगे, ऐसे करके गोला बनाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ऐसे बनाते बेटा, ठीक है, समझो बेटा। थोड़ा फिगर बनाने की सीख लो भाई, कैसे बनाओगे। ऐसे मैंने बनाया, इसके अंदर ऐसे करके क्या भर दिया, कुछ पदार्थ भर दिए, यहां पर भी भर दिया ऐसे पदार्थ, ऐसे भर दिए पदार्थ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम बोलते बेटा, ये बेटा क्या है, बाहरी झिल्ली। क्या है, बाहरी झिल्ली होती है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा फिगर को, ये बाहरी झिल्ली है, ठीक है, और ये आंतरिक झिल्ली है। अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली या क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं, ये दो नाम, ठीक है। अगला, इसके जो ऐसे उभार तुमको दिख रहा है, इसका नाम बेटा क्रिस्टी होता है। बस इतना ही आपको बनाना है, बस ज्यादा नहीं बनाना, क्रिस्टी होता है। और इसका नाम बेटा जो गोला, इसका नाम है ऑक्सीसोम। क्या नाम है, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और या इसी को बोलते बेटा यफोन कण। क्या बोलेंगे, यफोन कण। अंदर जो तरल पदार्थ बड़ा है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोल देंगे। तो ये फिगर थोड़ा सा ऐसे शॉर्टली आपको बना देना, मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बेटा शेयर कर दो, मजा आ जाए। मैट्रिक्स, बताइए क्लियर है। तो फिगर आप बना पाओगे सिंपल तरीके से, सिंपल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये जो दोनों के बीच में जगह है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो अंतरा कोश की, यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर दोनों को अंतरा कोश की अवकाश, दो के बीच में जो स्पेस, जो जगह है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके अंदर बेटा क्या होता है, ऐसे लेना, 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला पॉइंट, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। इसी के अंदर सब बना देना। तो चित्र अगर आप इतना बना देंगे तो मामला ओके हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये अपन कण बोलते हैं। गुड इवनिंग बेटा। बेटा 11वीं की क्लास कल चलेगी, कल शाम को 11वीं कल चलेगी। चलिए, तो इसकी खोज किसने किया, अल्टमान ने 1886 में, ठीक है। और इसका नामकरण बेटा किसने किया था, सी बेंडा। किसने किया था, सी बेंडा ने किया था, बिल्कुल। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसका आकार याद कर लेना, ये 2.5 म्यू से लेके 0.5 से 2 माइक्रो म्यू के आकार का गोलाकार या भालाकार की संरचना होती है। तो संरचना जरूर बेटा याद कर लेना। ओके, फिगर ले आएंगे, परेशान ना हो, फिगर बिल्कुल लाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी फिगर आपको बना के समझा के भेजें। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्या लिखा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये भी मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि दोहरी झिल्ली का बना है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। प्रत्येक इकाई झिल्ली लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एक लेयर 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। दोनों झिल्लियों के मध्य अंतरा झिल्ली अवकाश पाया जाता है। भी मैंने बताया कि दोनों झिल्ली के मध्य अंतरा झिल्ली अवकाश बोलते हैं, वो भी याद करके जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, बाह्य इकाई झिल्ली सपाट होती है तथा भीतरी झिल्ली बेटा क्रिस्टी के रूप में उभरी होती है। अभी मैंने बताया कि अंदर वाली जो झिल्ली बेटा क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। क्या बनाती है, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर सविंत सूक्ष्म कण ऑक्सीसोम बेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या कराएंगे बेटा, कराएंगे ऑक्सीसोम। ओके बेटा, फॉर्म एक दिन पूरा फिगर की क्लास लगाएंगे, परेशान ना, पूरा दिन क्लास चलेगी फिगर की, बिल्कुल कराएंगे कराएंगे। चलिए आगे, अगला बेटा क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त अर्ध तरल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, पाए जाते हैं। मैंने बताया ना कि उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। इसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्या श्वसन के एंजाइम उसके अंदर पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे, बिल्कुल, सी बेंडा ने दिया था, बिल्कुल भाई। आइए अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 65 से 70% क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। बेटा बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल भाई,
चले आगे बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसको बेटा जरूर करके जाइए। आगे लिखा है 25 से 30% फॉस्फोलिपिड इसी डीएनए के अंदर पाया जाए, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। 0.5%, ठीक है, तथा सूक्ष्म मात्रा में क्या होगा, डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर चीज पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर एक चीज पाई जाएगी। डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में स्वद्विगुणन की क्षमता, गजब का पॉइंट भाई, ये तो आप लिख के जरूर आना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, खुद अपना डीएनए बनाता है, खुद अपना प्रोटीन बनाता है, गजब का पॉइंट है बेटा। देखो हमें सभी की चिंता है, ठीक है, अगर आपको मेरी चिंता है तो हमें आपकी भी चिंता है कि आपके साथ क्या किया जाए कि कुछ अच्छा हो जाए। तो डेफिनेटली अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। आइए, ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा इसके फंक्शन के बारे में, कार्य क्या है। फंक्शन खाली सुनते जाइए, केवल आपको क्लास सुननी है, बस केवल आप सुनते जाइए, ठीक है, केवल आप सुनते जाओ, मजा आ जाएगा, सुनते जाइए। आइए, ओके, चले भाई, क्लियर है बेटा। लिखा है कोशिकीय श्वसन, क्या लिखा है बेटा, कोशिकीय श्वसन, क्लियर है। चलिए बेटा, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण बेटा केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत गजब का सवाल भैया मेरे, बहुत गजब का। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य जरूर लिख देना बेटा। तथा मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है, और एटीपी से जैविक कार्यों के लिए बेटा क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके भाई भविष्य, हम आपका भविष्य बिल्कुल तय करते हैं। डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। चलिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा बेटा, पक्का होगा। आइए बात करते बेटा किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या है बेटा, थोड़ा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आप बना लेना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटा बना के जाना, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके आप बना लेना, ठीक है, ऐसे करके जरूर बनाइएगा बेटा, मैं चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। अरे भाई एटीपी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि एटीपी का नाम बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, ठीक है, यहां पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से थोड़ा करके जाइएगा। ऐसे गोला गोला बना देना, ऐसे गोला बना देना, ऐसे गोला बना देना, ऐसे बना देना, ठीक है, ठीक है, ठीक भाई, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं वेसिकल्स, क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। इसको अंग्रेजी में लिख देना, वेसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी, क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी। छोटा छोटा जो गोला उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। जो चपटे आकार के उसे बेटा क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हैं। बना लेना बेटा इसको, बिल्कुल। और यहीं पर छोटा स्ट्रक्चर और बना लेंगे, क्या बेटा, ट्यूब्यूल्स, क्या बना लेंगे, ट्यूब्यूल्स। चलिए आगे, देखा इसकी खोज बेटा किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, इसका निर्माण सिस्टर्नी पुटिकाओं या रिक्तिकाओं से होता है। मैं लिख दिया सिस्टर्नी पुटिकाओं और रिक्तिकाओं। इसी के अंदर मैं छोटा सा बना दूं बेटा, वैक्यूल्स, क्या बना दूं, वैक्यूल्स भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाई जाती है। आगे, इसकी खोज का श्रेय बेटा कैमिलो गोल्जी को जाता है। किसको जाता है, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, ठीक है। इनका निर्माण सिस्टर्नी पुटिकाओं तथा किससे होता है बेटा, रिक्तिकाओं से होता। बहुत अच्छा सवाल, सिस्टर्नी पुटिकाओं रिक्तिकाओं से ही क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है। क्या बनता है, गोल्जी बॉडी, क्या बनता है भैया, गोल्जी बॉडी बनता है भाई। चलिए आगे, अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, इनका आकार लगभग 0.6 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 माइक्रोन तक होता है, छोटा होता है। गाल्जी काय की इकाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो कला होती है ना, कला 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। गाल्जी काय बिकर भरे होते हैं। गाल्जी काय के अंदर बेटा एंजाइम पाया जाता है, और बाद में चल करके इसी गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल।
बेटा सुमित कुशवाहा मैं सारे पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते रहो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आप फिगर देखो बेटा, ऐसे फिगर बनाया गया फिगर, ये घुलनशील प्रोटीन बेटा होते हैं, यहाँ पर घुलनशील प्रोटीन भी पाई जाती है, काय स्रावित कोशिकाओं में विशेष रूप से मिलती हैं, मतलब जो कोशिकाएं किसी चीज का श्रावण करती हैं वहां पर जरूर मिलेगा ये, अतः ये स्रावित रचनाएं भी कहलाती है। तो फिगर ऐसे आप बना लेना बेटा, फिगर में देखो ऐसे बना दिया हूं छोटा सा शॉर्ट में, ठीक है, शायद आपको दिख भी रहा हो, जैसे यहां पे लिखा है बेटा, हम इसको लिखते हैं स्रावी, क्या लिखेंगे, स्रावी वेसिकल्स, स्रावी वेसिकल्स, स्रावी वेसिकल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं परिपक्वन, परिपक्वन फेस बोलते हैं, परिपक्वन फेस, ये सामने वाला, इसको बेटा बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। अगला इसको बेटा बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोला जाता है। चलिए आगे आइए, अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट, ठीक है। अगला बेटा क्या लिखा है, इसके कार्य के बारे में लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कार्य या फंक्शन लिखा है, लिखा है पादप कोशिकाओं के विभाजन के समय, पादप कोशिकाओं के विभाजन के समय गाल्जी काय कोशिका पट्ट का निर्माण करती है, ये भी याद करके जाइए गोल्जी काय के बारे में, ये केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्ट बनाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों का बेटा क्या करती है, श्रावण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, मतलब अगर पौधों में कोशिका भित्ति बनानी है, पौधों में कोशिका भित्ति बनानी है तो बेटा क्या करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गोल्जी काय का इस्तेमाल करते हैं। बेटा फीस के लिए मैं कितनी बार बोलूं, आपके स्क्रीन पर बेटा नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करिए, आपको फीस बता दी जाएगी, इंतजार करो, आपको सारी चीज बताई जाएगी, परेशान ना हो। आगे आइए, जंतुओं में गाल्जी काय शुक्राणुओं के अग्रपिंडक का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। तो शुक्राणुओं में बेटा, शुक्राणुओं में अग्रपिंडक का निर्माण कौन करता है बेटा, गोल्जी बॉडी करता है, कौन करता है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी करता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, बताओ जल्दी से, ओके, ठीक है। तो यहां पर गोल्जी बॉडी के बारे में भैया क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या बेटा, कोशिका कला, क्या बनाई गई है, सेल मेम्ब्रेन। एक सवाल बेटा सेल मेम्ब्रेन से भी आने वाला है आपके एग्जाम में, जरूर आएगा, जरूर आएगा भाई, लिखा है कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन, लिखा है ना, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला जीव द्रव्य को घेरने का काम करती, जैसे मान लीजिए हमने ये सेल बनाई कोई, समझो बेटा, तो ऐसे मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, जीव द्रव्य बना दिया, ऐसे जीव द्रव्य बना दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया बेटा, कोशिका कला, क्या बना दिया, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन बना दिया, कोशिका कला बना दिया। यहां पर बेटा ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य यहां पर हो गया, ठीक है। तो लिखा है कोशिका कला जीव द्रव्य को घेरे रहती है, क्या कर रहती है, घेरे रहती है, ठीक है। यही कोशिका द्रव्य, इसको घेरने वाला कौन है बेटा, कोशिका कला। रॉबर्टसन ने पहली बार, रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका कला 3 परतों से बनी होती, अगर हम मान के चलें तो बेटा इसको 3 लेयर बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, 3 लेयर, ऐसे 3 लेयर बनाते हैं, तो आपको ही बनाना पड़ेगा कोशिका कला 3 लेयर, और इसकी मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉम, हम बोल सकते हैं इसकी मोटाई लगभग 75 से बेटा कितनी एंगस्ट्रॉम, 90 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाती है। और मध्य स्तर फास्फोलिपिड से बना क्या है, द्विआण्विक स्तर होता है, बिल्कुल हम मान लेते हैं, और यह लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, कितना एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आइए, इसके दोनों ओर प्रोटीन की परत लगभग क्या होती है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसको भी याद करो, इसको सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोशिका कला के लिए, ठीक है, कोशिका कला के लिए याद करके जाइए, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट, जैसे फिगर आप बना सकते हैं, फिगर इस तरीके से बेटा, अगर कोशिका कला का फिगर आया ना तो जरूर बना के जाना, मैं बता रहा हूं,
क्योंकि नंबर तभी मिलेगा जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्रोटीन है, यहाँ पे लिखा ना बेटा, जो प्रोटीन की मोटाई कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम, नीचे भी प्रोटीन, इसकी मोटाई कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बेटा फास्फोलिपिड बना बीच में, इसकी मोटाई कितनी है 35 एंगस्ट्रॉम। तो 20 20 40 और 30 70 5 75, तो 75 से 90 एंगस्ट्रॉम के बीच की मोटाई होती है यहाँ पर। याद करके जाओ भाई, कोशिका कला, तो याद करके जाना कोशिका कला के बारे में जरूर सवाल पूछा जाएगा। ये बनाया गया फिगर, नीचे प्रोटीन ऊपर प्रोटीन, ये और ये बेटा क्या है फास्फोलिपिड है। ठीक है, ओके चलिए आगे बात करते हैं। और क्या लिखा है, लिखा है कोशिका कला का वर्णात्मक, बेटा यहां लिखा है क्या कार्य है, फंक्शन। पहला बेटा इसका मेन फंक्शन क्या है, ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। कैसी पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य। यह अपने में से होकर गुजरने वाले विभिन्न पदार्थों के आयंस तथा अणुओं के आवागमन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है, नजर रखती है, कौन अंदर आ रहा है कौन अंदर बाहर जा रहा है। यह एंडोसाइटोसिस द्वारा बाह्य पदार्थों का घेर कर उसका पाचन भी करती है। बाहर से कोई पदार्थ अगर आना चाहता है और सेल को जरूरत है उसकी नहीं है, तो उसको वहीं पर पचा देगा, वहीं पर उसको मार देगा। तरल पदार्थों को ग्रहण करके उसका पाचन करके पिनोसाइटोसिस कर देती है, पी लेती है। बेटा अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, जो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं वो भी नहीं होगा, कुछ नए परिवर्तन नजर नहीं आएंगे। तो करना बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है, करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे, बेटा राइबोसोम के बारे में बात कर रहा है, राइबोसोम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, बेटा ध्यान रखो, ये कोई कोशिका है, कोई सेल है, हमेशा कोशिका के अंदर, समझ लो बेटा ध्यान से, बहुत जरूरी बात, हमेशा कोशिका के अंदर राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे बिखरे होते हैं, पूरा कोशिका में ऐसे बिखरे होते हैं बेटा, ये राइबोसोम है। क्या नाम है, राइबोसोम। तो याद कर लेना, राइबोसोम हमेशा कोशिका द्रव्य में ऐसे बिखरे होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र, हमेशा घूमते रहते हैं। और ये हमेशा शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ये बेटा क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। लिखा है राइबोसोम कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रव्य जालिका और केंद्रक द्रव्य के आदि में पाए जाते हैं। तो इसमें डूबा रहता है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर बेटा क्या पाया था, ये राइबोसोम। इसकी खोज जॉर्ज पैलाडे ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज पैलाडे। यह लगभग 200 से 250 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं। और ये बेटा कैसे होते हैं, कलाविहीन होते हैं, कलाविहीन होते हैं। ये दो भागों से क्या होते हैं बेटा, मिलकर बने होते हैं। तो डेफिनेटली है, ये सारे फंक्शन बेटा राइबोसोम्स के हैं, जरूर याद करके जाइए। रिवीजन चल रहा है बेटा, महामैराथन जरूर पढ़िए बेटा, याद करके जाइए। चलिए आगे आइए, अगला पॉइंट लिखा है, दोनों भाग Mg प्लस आयन के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। दोनों भाग, दोनों किसके द्वारा जुड़ेंगे बेटा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। राइबोसोम का छोटा भाग आगे होता है, शीर्ष भाग लिखा है ना, छोटे भाग में शीर्ष, आधार और क्या होता है बेटा, क्लेफ्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बड़े भाग में रिज, केंद्रीय उभार पाए जाते हैं। दोनों भाग जुड़े रहते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम अवसादन गुणांक के आधार पर बेटा क्या होते हैं, बांटे जाते हैं। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन याद करके जाओ, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। शिल्पी सिंह क्या बोल रही भाई, किसी के बारे में बताने आई हो तो बता दो। मुझे पता है कि दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी पड़े हैं, ज्ञानियों की कमी नहीं देखो दुनिया में, आप भटकते रहिए। देखो ये आत्मा है, बच्चे जो होते हैं ये आत्मा है, ये भटकते रहते हैं, लेकिन जहां इनको अच्छा लगता है वहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके चैनल पे आओ, बेटा चैनल से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है। अगर आप पढ़ पाओगे तो ही कुछ कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिल से बोल रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ कोई खिलवाड़ हो, कोई आपके साथ केवल आपको खाली बेवकूफ बना के अपने चैनल पे ले जाए, उससे कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए दिल से, मन से। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो एक बार यस यस जरूर करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्या पॉइंट है, 70S और 80S राइबोसोम।
यूपी कॉलेज वाराणसी से भाई, बहुत बढ़िया कुलदीप, ठीक है। चलिए बेटा लिखा 80s राइबोसोम और क्या लिखा है 70s और 80s, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। चलिए लिखा बेटा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका बड़ा भाग 50s और छोटा भाग 30s होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, इनका बड़ा भाग 60s और छोटा भाग बेटा क्या होता है 40s होता है, ठीक है, 40s होता है। तो कभी आगे राइबोसोम में 60% प्रोटीन तथा 40% आरएनए होता है। बहुत अच्छा सवाल बनता है, ऐसे लिखते हैं राइबोसोम। तो जो राइबोसोम्स होता है बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप, पहला क्या होता है बेटा किसका बना है प्रोटीन का, प्रोटीन का बना है, और किसका बना है आरएनए का बना है, प्रोटीन और आरएनए। तो प्रोटीन कितना परसेंट लिखा है बेटा 60%, और आरएनए कितना बेटा 40%, 40%। ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य बेटा, क्या होता है बताओ, क्या है क्या कार्य बेटा, यही मतलब प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा राइबोसोम, कौन करेगा राइबोसोम करता है प्रोटीन बनाने का काम, ठीक है बेटा। लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बड़े वाले तुम हो भाई, मान गए तुमको हम। क्यों कराते हैं, जो पढ़ने की जरूरत उसको नहीं पढ़ोगे, क्यों कराते हैं सेल डिवीजन, एक एक लोग आते भाई यहाँ पे। चलिए जो पढ़ा रहे उसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। बेटा लिखा है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, किसके बारे में न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेटा, जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए से होते हैं, बिल्कुल सही, कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। न्यूक्लिक अम्ल दो ही, या तो डीएनए या तो आरएनए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पेपर पेपर में आएगा। अगर आपने बायोलॉजी का पेपर देखा होगा जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आए थे जो पढ़ाया था मैंने, मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे, ये न्यूक्लियोटाइड के बेटा क्या होते हैं बहुलक होते हैं, मतलब डीएनए आरएनए क्या न्यूक्लियोटाइड्स के ही बहुलक हैं, और इन्हें न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, डीएनए और आरएनए को। बेटा बस विश्वास रखिए, जो पढ़ाया जा रहा वही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। चलिए आगे, आगे क्या लिखा बेटा, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। हमेशा कोई भी न्यूक्लियोटाइड बनाइए उसमें 3 चीजें चाहिए। पहला बेटा क्या चाहिए 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो सकती है या राइबोस शर्करा। पहला नाम क्या होगा बेटा 5 कार्बन वाली शर्करा या पेंटोज शुगर, पहला, ठीक है। आगे आइए, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या लिखा बेटा, ये क्रमशः डीएनए तथा आरएनए में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे फास्फोरिक अम्ल, दूसरा क्या हो गया फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा क्या हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड 3 लोगों से मिलकर बना है, 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस क्षार और फास्फेट समूह। 3 चीज याद करके जाइए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा, लिखा नाइट्रोजन क्षार के बारे में, या तो क्या है प्यूरिन, क्या लिखा बेटा प्यूरिन्स, क्या होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन बोलो। इसमें कितने नाम है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, तथा डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ये डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन यह थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल से बना होता है, लेकिन आरएनए में मतलब डीएनए में तो थायमिन पाया जाएगा, और आरएनए में बेटा क्या पाया जाएगा यूरेसिल पाया जाता है। बहुत बड़ा अंतर होता है डीएनए आरएनए में, डीएनए में थायमिन, आरएनए में यूरेसिल। बस एक बार खाली सुन लीजिए कहानी को, चीजें याद हो जाएंगी, चीजें बिल्कुल भी याद हो जाएंगी, परेशान ना होइए। आइए अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, एटीपी की संरचना, क्या लिखा है एटीपी की स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में भी जरूर सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त गतिज ऊर्जा एटीपी के रूप में बेटा क्या होती है संचित होती है, हमें एटीपी के रूप में ही मिलती है। एटीपी कोशिका की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा हस्तांतरण का भी कार्य करता है। बेटा जब एनर्जी होगी एटीपी होगी तभी आप प्लेस चेंज करोगे, तभी आप चेंज होगे, वरना नहीं करोगे। बिल्कुल भाई, इसलिए इसे उपापचयी जगत का सिक्का या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। किसको, एटीपी को। तो एटीपी के बारे में बेटा याद करके जाइएगा जरूर। ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, लिखा ना, ऊर्जा का दलाल कहें
या ऊर्जा का सिक्का कहें, कुछ भी बोलिए आप एटीपी के बारे में। बताइए, क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए आगे, आगे क्या लिखा है? देखा, इसके बारे में सबसे पहली बार लिपमैन ने बताया था। किसने? लिपमैन के अनुसार एटीपी का निर्माण एक अणु प्यूरिन क्षार से तथा एडेनिन एक अणु राइबोस शर्करा तथा 3 अणु फास्फोरिक अम्ल से के मिलने से बेटा क्या होता है, बनता है। ये बात किसने बताई थी? लिपमैन ने बताई थी। लिपमैन एक वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहली बार एटीपी के बारे में बताया था। यस, एडेनिन नाइट्रोजन क्षार तथा राइबोस शर्करा मिलकर के एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, कौन होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड ये 2 लोगों से मिलकर बना होता है, पहला दूसरा। पहला होता है 5 कार्बन वाली शर्करा, पेंटो शुगर, 5 कार्बन वाली शर्करा बोलते हैं, 5 कार्बन वाली क्या बेटा? शर्करा, शर्करा। और दूसरा बेटा क्या होता है? क्या लिखा है? राइबोस शर्करा। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। याद कर लेना बेटा सवाल, बिल्कुल। चलिए आगे, अगला बात करते हैं बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन भी लिखा गया है यहाँ पे। क्या लिखा है? एडेनोसिन फास्फोरिक अम्ल अणुओं से मिलकर क्रमशः एएमपी, एडीपी और एटीपी का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है। एग्जांपल, फास्फोरिक अम्ल के अंतिम 2 अणु, फास्फोरिक अम्ल के अंतिम 2 अणु उच्च ऊर्जा बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप देखो, एटीपी कैसे बनेगा? जब एडीपी जुड़ेगा और फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, बनाया गया है। और यहां पर कितनी कितनी ऊर्जा? 7.6 किलो कैलोरी। ऐसे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। एडेनिन क्या है? राइबोस प्लस फास्फोरिक, PO4, कुछ भी लिखो आप, ठीक है? ये नाम आप बना सकते हैं, ठीक है? आइए आगे, लिखा अगला पॉइंट, एटीपी ऊर्जा मुक्त करके एडीपी में क्या होता है बेटा? बदल जाता है। मैंने बताया ना कि अगर एटीपी है तो एटीपी क्या बनाएगा? एडीपी प्लस क्या बनाएगा? आईपी। ये बनाता है, ये बनाएगा। तो वही लिखा है यहां पर, एडीपी पुनः ऊर्जा ग्रहण करके क्या बनाता है? एटीपी का निर्माण। मतलब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एटीपी। और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? एडीपी प्लस आईपी बनाएगा। तो दोनों टूटने और बनने का काम चलता रहता है। ठीक है, चले भाई आगे, बताइए क्लियर इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर तो भाई यस कर दो। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है। लिखा, इस प्रक्रिया में लगभग 7.6 किलो कैलोरी बेटा क्या होती है? ऊर्जा हमें मुक्त होती मिलती, मतलब संचित होती है। तो एक एटीपी को बनाने के लिए 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है भैया? मुक्त होती है, संचित होती है। ठीक है, 7.6 किलो कैलोरी। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है? एटीपी के कार्य क्या लिखे हैं बेटा? अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। एटीपी निम्न जैविक क्रियाओं के लिए बेटा क्या है? ऊर्जा प्रदान करती। बिल्कुल सही। पेशी गति या पेशी संकुचन के फलस्वरूप प्रचलन होता है। भाई अगर आपके मसल्स आपको मूव करना है, कहीं आना जाना है, तो एटीपी चाहिए। पेशी कार्य के लिए ऊर्जा से प्राप्त करती है। क्या भैया? ऊर्जा मिलती है। पेशी कार्य करेगी तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से ही कार्य होने वाला है। चलिए आईपी मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फास्फोरस, फास्फेट। ठीक है, बिल्कुल हम बेटा मानते हैं, हम ये बात बिल्कुल मानते हैं आपकी। हमने क्या बोला बेटा? अगर दुनिया एक जैसी हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया के सारे लोग अगर एक जैसे हो गए ना, दुनिया नहीं चलने वाली माय डियर, नहीं चलेगी। पक्का बता रहा हूं, नहीं चलेगी भाई।
लेकिन दुनिया में हर लोग अलग अलग टाइप के हैं, तभी दुनिया चल रही है, तभी दुनिया चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमेशा हम बच्चों के सपोर्ट में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा मैं बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, हमेशा, जहां भी मैं रहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, हर जगह। चलिए आइए, तो लगातार बेटा रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। क्रैश कोर्स 12 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन लग रहा है भाई। आगे आइए, जैव संश्लेषण द्वारा जटिल पदार्थों का बेटा क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब एटीपी की जरूरत पड़ेगी, इससे मरम्मत तथा वृद्धि होती है, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो एटीपी के बहुत सारे फंक्शन है, जो भी आपके दिमाग में आए लिख देना बेटा। देखा, आपेशी क्रियाओं जैसे उत्सर्जन, अवशोषण, श्रावण, संवहन आदि क्रियाओं में भी क्या होता है बेटा, सहायता करता है। कौन? ऊर्जा। एटीपी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आइए, ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या लिखा है। तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपन के प्रसारण का भी काम कौन करता है? एटीपी। कौन करेगा? एटीपी। कुछ जीवधारियों में एटीपी की ऊर्जा प्रकाश या विद्युत में बदल जाती है, यह सुरक्षा पोषण देने में सहायता करती है। कौन? एटीपी। तो एटीपी के बहुत सारे कार्य हैं, जो आपके दिमाग में आए उसको लिख देना भाई, उसको मेंशन कर देना। आगे आइए, अगला सवाल पढ़ लिखा, आरएनए के बारे में बताइए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा सवाल बनेगा आरएनए के बारे में। बिल्कुल बेटा, हम बात समझ रहे, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, ये आरएनए कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। पहला पॉइंट, कोशिका अंगकों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है। इसका मतलब आरएनए हर जगह पाया गया। जो नाम लिख दिया उसको याद करके जाना कि आरएनए पाया कहां जाता है। आइए बात करते हैं, आगे लिखा है, इसका निर्माण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेटा श्रृंखला से होता है। आरएनए का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे होता है बेटा? श्रृंखला से होता है। न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नामक नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। ये सारे पाए जाते हैं आरएनए के अंदर। मैंने बताया ना, आरएनए के अंदर केवल थायमिन नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं। याद करके जाना ये सवाल कि आरएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जो भी आरएनए है, जैसे पहला बेटा क्या होगा? यूरेसिल पाया जाएगा। पहला नाम यूरेसिल आपको लिखना जरूर, यूरेसिल। दूसरा क्या है? थायमिन। क्या भैया? थायमिन। क्या है? थायमिन। तीसरा क्या बोलेंगे? ग्वानिन। ग्वानिन, अरे भैया दो थायमिन नहीं होगा यहाँ पे, थायमिन यहां से हटा लेंगे, थायमिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। थायमिन, ग्वानिन। उसके बेटा क्या होगा? साइटोसिन। क्या होगा भैया? साइटोसिन। ये सभी के सभी बेटा क्या होंगे? आरएनए के अंदर पाए जाएंगे। एडेनिन, एक नाम और लिख लो भैया, एडेनिन। तो ये सभी आरएनए में पाए जाएंगे, ये चारों नाम। ठीक है, देखो बेटा, पढ़ाई एक सतत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। अगर कोई भी टीचर हो, कोई अध्यापक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, ठीक है, तो पढ़ाई अगर जिसने रोक दिया वो उस दिन वो खत्म हो जाता है। बेटा मैं आज भी पढ़ता हूं। बेसिकली मेरा सपना जो था, एम था अपने जीवन का, मैं सभी बच्चों को बता देना चाह रहा हूं, बताना भी जरूरी होता है कि मेरा जो सपना था, जो एम था, डॉक्टर बनने का, बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का सपना था। पढ़ाई भी हमने बहुत किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ता रहता हूं लगातार। ये मोटिवेशन है आपके लिए। मैंने बहुत पढ़ाई की है, आज भी पढ़ता रहता हूँ, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता रहता हूँ। ये मोटिवेशन है। पढ़ाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि एक अच्छा अध्यापक वही, एक अच्छा टीचर वही है जो लगातार पढ़ करके, पढ़ते पढ़ते बच्चों को पढ़ाए। मेरा ऐसा मानना है। ओके बेटा, ठीक है। तो शायद मैं भी एक कार्डियो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ बनना चाहता था, मेरा बहुत बड़ा सपना था। लेकिन ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बच्चे दिल में रखते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, चलिए कोई नहीं। आपका तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। ठीक है, तो बेटा मुझे आपका साथ, आपका सहारा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नमस्ते भैया प्रियांशी गिरी गोस्वामी जी। ठीक है, बिल्कुल 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 बेटा। चलिए, क्लियर भाई? तो एक बार बेटा सभी लोग जरूर लाइक करिएगा, बाकी ओके भाई। ठीक है,
चलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं। आइए, तो बेटा यहाँ पे बात हो गई किसके बारे में? आरएनए के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और क्या लिखा है बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा सभी को। चलिए सभी को गुड इवनिंग है। तो आरएनए के बारे में बेटा क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट और लिखा, क्या? आरएनए के प्रकार। क्या लिखा है? आरएनए के प्रकार लिखा है। ठीक है, चलिए तभी मैं कहता हूं ना, कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसा करे कि दुनिया आपको जाने, कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आपको जाने अच्छे तरीके से। चलिए, ये 3 प्रकार के होते बेटा। पहला क्या है? आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। याद रखना, इसको ऐसे लिखते हैं आर आरएनए। क्या लिखते हैं? आर आरएनए लिखते हैं, आर आरएनए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी लंबी कहानी बेटा बताएंगे, एग्रीकल्चर जी आपको बताएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे। तो लिखा है बेटा, यह राइबोसोम में पाया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण बेटा क्या करता है? हेल्प करता है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है बेटा, ये हमेशा प्रोटीन में बनाने मदद करेगा। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण, पहला आरएनए। आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा बेटा लिखा बेटा एम आरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या क्या बोलेंगे? एम आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, लिखा है संदेशवाहक आरएनए। जो बेटा प्रोटीन बनती है, यह केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाओं को कोडान के रूप में राइबोसोम तक बेटा क्या करते हैं? ले जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया, जो सूचना पहुंचाने का काम करेगा वो मैसेंजर आरएनए करेगा, एम आरएनए करेगा। ठीक है, ठीक है प्रियांशी, चलो भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। एम आरएनए हो गया दूसरा। तीसरा बेटा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है बेटा टी आरएनए। क्या लिखा है? टी आरएनए। क्या लिखा है? टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। लिखा है स्थानांतरण आरएनए। यह क्या करेगा बेटा? कोसा द्रव्य से अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करेगा बेटा? राइबोसोम तक ले जाएगा, राइबोसोम तक पहुंचाएगा, ट्रांसफर कराएगा, स्थानांतरण कराएगा। ठीक है, विषाणु आरएनए, जैसे विषाणुओं में भी आरएनए होते हैं, कुछ विषाणुओं में पाए जाने वाले आरएनए आनुवंशिक होते हैं, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। कुछ विषाणुओं के अंदर भी बेटा क्या होते हैं? आरएनए पाए जाते हैं, विषाणु के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? बताओ जरा, क्लियर है? बताइए, बताओ बेटा। ठीक है, आइए बात करते हैं। गुणसूत्र की संरचना तथा उसका महत्व संक्षिप्त वर्णन करिए। गुणसूत्र की संरचना कैसे बनाओगे बेटा? गुणसूत्र की संरचना के बारे में ध्यान से सारे बच्चों देखो जरा, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, जो मैं लिख दे रहा हूं उसको भैया ऐसे बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपका काम ओके हो जाए। पहला बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। तुमको हिंदी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाओगे। आइए, इसको सबसे पहले पेलिकल, गुणसूत्र के बाहरी आवरण को बेटा क्या बोलते हैं? पेलिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेलिकल। इसको बेटा बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड बोलेंगे। ठीक है, क्रोमैटिड। इसको बेटा बोलते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर। यहां पर ऐसे सेंटर में बेटा क्या होता है? बीच में, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये गुणसूत्र का नाम हो गया बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इसका नाम बेटा क्या है? क्रोमैटिड्स। क्या नाम है? क्रोमैटिड्स। तो ये फिगर बेटा बना लेना एक बार, क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसी के ऊपर ऐसे करके बना लेना, और ऐसे। इसको बेटा बोलते हैं, एक पॉइंट और, सेंट्रोमियर बोलते हैं बेटा प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन बोला जाता है। ये आप बना सकते हैं, प्राथमिक संकीर्णन। इसका नाम बेटा होता है द्वितीयक संकीर्णन। क्या नाम है?
द्वितीयक संकीर्णन। क्या होता है? द्वितीयक संकीर्णन। इसका नाम बेटा क्या होता है? सैटेलाइट। क्या नाम है? सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। बताइए, क्लियर है? बना पाओगे बेटा? ठीक है, तो बना लेना बेटा इसको ऐसे करके। चले, क्लियर है? पानी पिलाओ यार। चलिए, बेटा डीएनए मैंने पढ़ा दिया था, मैंने डीएनए पढ़ा दिया था भाई। ठीक है, मैंने डीएनए पढ़ा दिया था भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है बेटा आगे? इसके आगे क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पर दो, क्या लिखा है डीएनए में? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट दो यहाँ पे लिखा है भाई, ध्यान से सुन लो भाई। लिखा है गुणसूत्र। जीवित जातियों में गुणसूत्र की संरचना एवं क्या भैया निश्चित होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए वो कितना है बेटा? 46 है, 23 पेयर। पहला पॉइंट, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात, कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। जबकि विभाजनताल अवस्था में केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जाल के रूप में क्या होता है बेटा? पाया जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो वहां पर केंद्रक क्रोमैटिन जाल के रूप में ये सूत्राकार या दंडाकार होते हैं, सूत्र के आकार के या दंड के आकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इनकी लंबाई याद करके जाना, लंबाई लिख देना एक बार। 0.5 से 30 माइक्रोन के आसपास होती है, 0.5 से 30 माइक्रोन के आसपास होती है बेटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुणसूत्र के बारे में। चलिए आगे, और क्या लिखा बेटा? क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले क्या लिखा बेटा? पेलिकल। गुणसूत्र में सबसे पहले गुणसूत्र को ढकने वाला कौन है? पेलिकल। दूसरा बेटा क्या है? क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र पाया जाता है। किसी भी गुणसूत्र को बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला पेलिकल, दूसरा क्रोमैटिड, और तीसरा बेटा क्या है? सेंट्रोमियर। जैसे मैंने बताया ना अभी, ऐसे करके, ऐसे बताया मैंने। तो ये बीच में क्या है बेटा? ये बीच में सेंट्रोमियर है। क्या बेटा? सेंट्रोमियर। बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। ये बेटा क्या है? क्रोमैटिड। क्या है? क्रोमैटिड्स। और इसके ऊपर कवरिंग, कवरिंग को बेटा क्या बोलेंगे? पेलिकल। कवरिंग को क्या बोलेंगे? पेलिकल। तो पूरे गुणसूत्र को कवर करने का काम कौन करेगा? पेलिकल करता है। ठीक बेटा, कराएंगे, करा देंगे, वन शॉट भी करा देंगे भाई। आइए, अभी एग्जाम के पहले, जब आपका एग्जाम होगा तो उसके एक दिन पहले भी पूरा रिवीजन कराएंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा जूलॉजी का, उसके एक दिन पहले पूरा करा देंगे, पूरा, कोई चीज छूटेगी नहीं, पूरा कराएंगे। ठीक है, परेशान ना हो, करवा देंगे बेटा बुद्ध प्रकाश। चलिए आगे, और क्या लिखा बेटा? लिखा है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये भी सवाल पूछ सकता है कि लिखिए, एक्सप्लेन करिए। एसेंट्रिक, टीरोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सैटेलाइट। ये सारे नाम बेटा लिख देना, ध्यान रखना। एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और सैटेलाइट, ये सारे नाम पूछे जाते हैं गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन बताओ। गुणसूत्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, बताइए। तो पहला पॉइंट, अगर आप गुणसूत्र पूछते हैं तो गुणसूत्र किन चीजों का बना है? पहला क्या बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाई जाएगी? हिस्टोन प्रोटीन। एक पॉइंट और, हिस्टोन प्रोटीन केवल यूकैरियोट में होती है। सरल प्रोटीन पाई जाती है, अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। इसी के अंदर डीएनए होगा, इसी के अंदर आरएनए होगा, इसी के अंदर धातु आयन, कैल्शियम आयन भी, मैग्नीशियम आयन भी पाए जाएंगे। किसके अंदर? गुणसूत्र के अंदर। ये सवाल आपका यूपी कैटेट में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ठीक है, पानी पी लें। ठीक है, चलिए देखो भाई, मिठाई खा रहे हैं भाई, थोड़ा सा मिठाई खा लें, पानी पी लें थोड़ा सा, तो मजा आएगा थोड़ा पढ़ाने में, तो एनर्जी भी चाहिए ना बेटा। करा दे मौर्य जी, देखो
भाई भाई पानी तो पी लें कि ना पिए, बताओ। हम्म। ठीक है। हम्म। अरे बेटा, ये बताओ खुशी कमी है क्या? आपको पढ़ाना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है भाई? हम्म। हम्म। बेटा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में हर चीज की व्यवस्था, खाने पीने सोने और सब की व्यवस्था है यहाँ। ठीक है, यहाँ हर चीज की व्यवस्था भाई। हम्म। चलिए। हम्म। आइए। चलिए भाई, एनर्जी मिल गई। हाँ भाई, ठीक है ठीक है। चलिए। आइए, बात करते थोड़ा सा आगे। चलिए, तो यहाँ पर बेटा गुणसूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, गुणसूत्र क्या होता है उसके बारे में क्लियर कर लिया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट इसी में। और भी क्या लिखा है कि बेटा फंक्शन लिखा है कि जो क्रोमोसोम होता है उसका फंक्शंस क्या है। जो क्रोमोसोम है उसके फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम के बेटा क्या है, फंक्शन क्या है? गुणसूत्र क्या है, फंक्शन। आइए बात करते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं बेटा, पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात। हमेशा क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। पीढ़ी क्या करते हैं बेटा, पहुंचाते हैं, हमेशा पहुंचाते हैं। और कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का बेटा क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, क्योंकि ये हमेशा केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। हमेशा गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, तो इसी वजह से सारी क्रियाओं को क्या करते हैं बेटा, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और लिखा है केंद्रक की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन करिए। बेटा आपके 2024 बोर्ड के पेपर में केंद्रक के बारे में जरूर आएगा, मैं पक्का बता रहा हूं, केंद्रक आएगा। केंद्रक से सवाल बेटा आएगा, जरूर ध्यान रखना। केंद्रक से सवाल बेटा आने के चांसेस 100% है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला पॉइंट, केंद्रक। पहला सवाल, जो पहला आंसर जो आपको लिखना है, इसकी खोज बेटा किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका में प्रायः एक केंद्रक ही होते हैं, बिल्कुल एक कोशिका में एक केंद्रक होते हैं। कुछ कोशिकाओं में द्वि केंद्र की या कुछ में क्या होते हैं, बहु केंद्र की पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर है, बिल्कुल। गुड इवनिंग। केंद्रक कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक सघन और क्या होता है, अपारदर्शी होता है। मतलब हो गया केंद्रक कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक सघन और अपारदर्शी है। इसको आप देख नहीं सकते हो आर पार करके। अगला पॉइंट लिखा है कि अगर आपको केंद्रक को बनाना है तो केंद्रक बनाने के लिए हमें कितने चीज चाहिए, चार चीजें चाहिए। केंद्रक चार चीज से मिलकर बना। जैसे अगर मैं इसका फिगर बनाऊं बच्चों, तो लोग कैसे बनाएंगे फिगर, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख लो कैसे आप बनाओगे एग्जाम में, कैसे आप एग्जाम में बनाओगे। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे आप बनाएंगे प्यारे बच्चों। ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और इसी के अंदर ऐसे छोटा सा ग्रीन कलर का ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है भाई। और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर कुछ भर लेंगे मटेरियल, पदार्थ।
ये सवाल ऐसे बना लेना बेटा जैसे मैं बता रहा हूं, और जो नाम मैं लिखने वाला हूं ये नाम आपको लिख के आना बिल्कुल। मैं आपसे कोई गलती नहीं चाहता हूं, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आपको भी करके ही आना होगा, इतना करके ही आना है। चलिए लिखे नाम, ठीक है। आइए तो सर नामकरण करें, इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे नाम लिखे यहाँ पे। पहला बेटा इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केंद्रकीय पोर, छिद्र होता है, क्या बोलते हैं, केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं, केंद्रकीय पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रकीय छिद्र बोलेंगे। पहला पॉइंट, ये जितने भी केंद्रकीय छिद्र हैं। दूसरा हम बोलते बेटा कि जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली से बना होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली से बना होता है। दूसरा पॉइंट, केंद्रक दोहरी झिल्ली से बना होता है, दोहरी झिल्ली से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को मिला के झिल्ली को क्या बोलेंगे, केंद्रक कला, क्या बोलेंगे भैया, केंद्रक कला बोलेंगे। फिगर देख लीजिए कैसे बनाएंगे, केंद्रक कला बोलेंगे, ठीक है। आगे दोहरी झिल्ली हो गई और केंद्रक का नाम केंद्रक कला। उसके बाद क्या, केंद्रक द्रव्य, अंदर जो पदार्थ भरा है पदार्थ को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अगला इसका नाम बेटा क्या होती है, केंद्रिका, क्या नाम होती है, केंद्रिका, केंद्रिका बोलते हैं, या कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस ये बोलते हैं। इसका नाम बेटा क्या है, क्रोमैटिन धागे, क्या नाम है, क्रोमैटिन धागे बोलते हैं, क्रोमैटिन क्या बोलेंगे बेटा, धागे, क्रोमैटिन धागे। तो आप देखो केंद्रक कला हो गया, लिख दिया, केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रिका हो गया बेटा, गुणसूत्र, गुणसूत्र कौन बनाता है, यही केंद्रिका आगे चल के बेटा क्या बनाती है, गुणसूत्र बनाती है। तो यही केंद्रक धागे आगे चल के क्या बनाते हैं बेटा, गुणसूत्र बनाते हैं। तो सीधे ऐसे बना लीजिएगा, बताइए क्लियर है, बना पाओगे इसको, बताइए बेटा, बना पाएंगे, इतनी बात बता दो बेटा जल्दी से, यस यस करके बता दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिगर आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है पूरा का पूरा। तो कोई भी चीजें आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई चीज कठिन नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि आदमी से विश्वास से कोई बड़ा नहीं, आदमी के विश्वास से कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, ध्यान रखना बेटा। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे विश्वास से बढ़कर कोई चीज है यार, ठीक है। ओके, अभी एक दिन मैं क्लास ले आऊंगा, एक दिन मैं लाऊंगा क्लास पूरा फिगर बनाने के लिए, पूरा चित्र कैसे पढ़ें, कैसे फिगर बनाएं, एक दिन ले आएंगे कैसे फिगर बनाएं। चलिए क्लियर भाई, गुड इवनिंग बेटा, चलिए आगे चलते हैं, क्लियर भाई। चलिए तो इसको हटाते हैं, आई बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलिए दो क्या लिखा है अगला पॉइंट, दो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे आप पढ़ेंगे, कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का बेटा नियंत्रण, यहां मैं हटा रहा हूं भाई इसको, लिखा है कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्र करता है। अगला पॉइंट, जितने भी फंक्शन सबको कंट्रोल करेगा भाई, सबको कंट्रोल करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ले जाता है, ये कौन ले जाएगा बेटा, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र का क्या कार्य है, यही तो कार्य है कि मम्मी पापा से जो लक्षण है वो बेटा अगली पीढ़ी में ले जाया जाए, और गुणसूत्र केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, क्लियर भाई, ठीक है। चलिए आगे यही बात करते हैं, टीम आपको दिख रही बिल्कुल धुआंधार जबरदस्त, बिल्कुल जिंदाबाज, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा मिलने का। आइए पॉइंट और लिखा बेटा अमीबा के बारे में, किसके बारे में, अमीबा में प्रचलन क्या होता है, अमीबा में कैसे प्रचलन है। बेटा मेरे दिमाग में एक सवाल और चल रहा है, अगर आप चाहें तो मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो बता दूं। अजीत खुश रहो भैया,
क्या मैं बता दूं? एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप चाहो तो बता दूं। जैसे कभी कोई सवाल हरित लवक को लेकर सवाल पूछा था कि हरित लवक का की संरचना बताइए, कि हरित लवक का संरचना कैसे होता है और आप कैसे करेंगे। क्या मैं बता दूं? एक बार रीअसेस कर दो कि हाँ सर बता दो, तो मैं बताऊंगा। यस, ओके, आइए थोड़ा सी बात कर लें। अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी इसको मैं ऐसे छोड़ता हूं, इसको क्वेश्चन ऐसे छोड़ रहा हूं। बट मैं जो फिगर बनाने वाला हूं हरित लवक का, एक बार प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है एग्जाम में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो आइए हम बात करते हैं जरा हरित लवक का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हरित लवक की संरचना कैसे बनाते हैं। ठीक है, हरित लवक की संरचना कैसे बनाएंगे, दो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारे बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट होके मेरी मेरी फिगर को देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। थोड़ा यहां बनाए, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए भाई ध्यान से। प्यारे बच्चों, बस खाली 2 मिनट आपका लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हरित लवक का स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से। ऐसे करके मैंने बना दिया, बहुत सारे फिगर ऐसे बना दिए। ऐसे मैंने बना दिया। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, मजा आ जाएगा, बहुत मजा, बिल्कुल। जो जरा क्या है यहाँ पर कैसे करेंगे समझो। ये हमने बोला बेटा क्या है, ये भी हरित लवक है, तो हरित लवक की संरचना ये बना रहे हैं। हरित लवक है, इसी वजह से हरे रंग का बनाया मैंने हरित लवक की संरचना। बेटा ये क्या है, दोहरी झिल्ली का बना है। कैसे बना है? दोहरी झिल्ली। पहला आपको ऐसे करना है कि दोहरी झिल्ली का बना होता है, दोहरी झिल्ली का, दोहरी झिल्ली का बना होता है, ठीक है। ये बेटा बाहरी झिल्ली, आंतरिक, इसको मैं लिख देता हूं, ये बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है बेटा, बाहरी झिल्ली है। और ये कैसी है? आंतरिक झिल्ली है। कैसा है? आंतरिक झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली है और कौन है? आंतरिक झिल्ली है। ये तो क्लियर हो गया, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आगे इसके अंदर जो बेटा ये भरा हुआ, ये जो पदार्थ भरा है, ठीक है, ये पूरा हमने बोल दिया यहां पर भरा हुआ मैट्रिक्स। क्या भरा हुआ है बेटा? मैट्रिक्स भरा है, पदार्थ मैट्रिक्स है। और जो खाली स्थान होता है बेटा, खाली स्थान को बोलते हैं स्ट्रोमा। जो खाली स्पेस होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और जो तरल पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, आप जब लिखना एग्जाम में तो ऐसे लिख देना, तरल पदार्थ को मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। पता है? क्लियर है? पता है? क्लियर है बेटा? यस क्लियर है, बिल्कुल भाई। सुन लो भाई ध्यान से, फिगर बना लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, अब मैं क्या बोला बेटा, इसी के अंदर थोड़ा मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आप चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझ पाओ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे हमने क्या किया, इसी के अंदर दो चीज, ठीक है। हमने क्या किया, दो नाम, जैसे हमने बोल दिया ऐसे करके, थोड़ा बना लें अच्छे से, ऐसे ऐसे। एक को क्या बोलते बेटा? थाइलाक्वाइड। एक को हम क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। इसी एक को थाइलाक्वाइड बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे करके बहुत सारा मैंने बना दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारा बना दिया, एक को तो मैंने थाइलाक्वाइड बोला, लेकिन अगर ऐसे पूरा जोड़ दें पूरे, तो पूरों के बेटा क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। एक को थाइलाक्वाइड, तो बहुत सारे जब थाइलाक्वाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रेना का ढेर। थाइलाक्वाइड के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये भी बेटा पूरा क्या हो गया? एक को क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। और पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को बोलते हैं ग्रेना। पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ग्रेना बोलते हैं। अगला पॉइंट, अगला समझो जरा, अगला अगला समझो, ग्रेना। अब क्या हो गया बेटा? अगला पॉइंट इसी में बेटा, इसी के अंदर हम यहां पर ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके। इसके अंदर 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर 70 इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम से पाए जाते हैं। 70 प्रकार क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सी बात है, राइबोसोम। अगला पॉइंट, इसी के अंदर बेटा क्या होता है? ऐसे मैंने बना दिया, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए।
इसी के अंदर बेटा क्या होती है, प्रोटीन्स बनाने का काम किया था, प्रोटीन भी पाई जाती है, सब इसी के अंदर होगा। अब अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला, समझ लो ध्यान से। अगला बेटा ये जो होता है ना, ये स्ट्रोमा, जिसमें लिखा है यहाँ पे ना, जिसमें लिख दिया यहाँ पे, समझो, जिसमें यहाँ लिखा है स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा के अंदर हमेशा अंधकार अभिक्रिया चलती है। सवाल पूछा जाता है कि जो अंधकार अभिक्रिया है, जो अंधकार अभिक्रिया है बेटा, वो किसके अंदर चलेगी, स्ट्रोमा के अंदर चलती है। डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर चलेगी। लेकिन जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, वो बेटा हमेशा ग्रैना के अंदर चलती है। प्रकाश अभिक्रिया हमेशा और हमेशा किसके अंदर चलेगी, आपके ग्रैना के अंदर। बिल्कुल समझ लीजिए, अंधकार अभिक्रिया आपका स्ट्रोमा के अंदर चलेगी, अंधकार अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया आपका ग्रैना के अंदर चलेगी, ग्रैना के अंदर चलेगी। बिल्कुल चित्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो किताबों में बना होता है वो आप नहीं बना पाओगे, जो मैं बना रहा हूं उसको बना पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल थोड़ी देर ध्यान दीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम, बस केवल 2 मिनट और। अब मैंने क्या किया बेटा, इसी में थोड़ा सा पॉइंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी थैलाक्वाइड के ऊपर ऐसे गोला गोला बना दिया, इसी थैलाक्वाइड के ऊपर, ऐसे पूरे थैलाक्वाइड के ऊपर, ऐसे पूरे थैलाक्वाइड के ऊपर, ऐसे ऐसे पूरे के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बना रहा हूं ऐसे बना के चले आना। किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं कि उसको गलत कर दे ऐसे। तो जो हमने गोला गोला बनाया ना इसके ऊपर रेड रेड कलर का, बेटा इसका नाम मैंने रख दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा नाम मैं लिख दे रहा हूं। इसका नाम जो गोले को लिखे, इसका नाम बेटा यहां पर है ऑक्सीसोम। क्या नाम है, यहां पर लिख दें क्वांटासोम। क्या लिखेंगे बेटा, इसका नाम बेटा क्वांटासोम है। क्या नाम है, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम हम बेटा क्वांटासोम थैलाक्वाइड के ऊपर पाए जाते हैं, थैलाक्वाइड के ऊपर पाए जाते हैं क्वांटासोम। दिख रहा ना भाई, क्वांटासोम, यस क्वांटासोम। तो क्वांटासोम थैलाक्वाइड के ऊपर पाए जाते हैं। ये चित्र मैं बेटा हरित लवक का बना रहा हूं, ध्यान रखना, हरित लवक। तो इस प्रकार से जो क्वांटासोम है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वांटासोम है, क्वांटासोम है, ठीक है। एक पॉइंट और, यहां पे हटा दो यार इसको, ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां लिख दो भैया, इसका नाम बेटा क्या है, क्वांटासोम। तो जो क्वांटासोम होता है ना बेटा, क्वांटासोम, इस सवाल पूछा गया है कि क्वांटासोम को हम बेटा क्या बोलते हैं, प्रकाशीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाशीय इकाई बोला जाता है। प्रकाशीय क्या बोलेंगे, इकाई, प्रकाशीय इकाई बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलेंगे, क्योंकि इस क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। बताइए, क्लियर है, बताओ भाई क्या बना पाओगे फिगर, एक बार यस कर दो सर, हाँ बना पाएंगे। कोई नहीं बेटा, बताओ क्या आप बता पाओगे, एक बार बताओ जल्दी से, यस यस सर बता कर पाएंगे, बताओ बताओ क्या फिगर आएगा तो बना पाओगे भाई, जल्दी से बता दो भाई एक बार कि हाँ सर कर पाएंगे, बता पाएंगे। गुड इवनिंग बेटा अंशु, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, कैसे बनाएंगे आप, क्लियर है। तो हमें आ गया, अगर आ गया तो एक बार बेटा हम सब कर दो, एक बार दिल से आग लगा दो कि हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, हाँ हम सब कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए ठीक है अजीत, वेरी गुड अजीत, ओके कर लेना बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, तो इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट बेटा लेना है इसका जरूर, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है ठीक है। दो क्या लिखा है, अमीबा बेटा कैसा होता है, लिखा है बेटा यहाँ पे अमीबा के बारे में, अमीबा में पोषण कैसा होता है बेटा लिखा है। तो पूर्ण संभोजी बेटा कैसा होता है, होलोजोइक। ये तो आंसर पता है कि अमीबा में पोषण कैसा है, पूर्ण संभोजी बेटा कैसा है, होलोजोइक। आइए आगे बात करते हैं, अमीबा में बहु विभाजन किस परिस्थिति में होता है बेटा, तो विभाजन तभी होगा जब प्रतिकूल अवस्था होगी। अमीबा में बहु विभाजन प्रतिकूल अवस्थाओं में होता है, बहुत ध्यान से सुन ले बेटा। जब विपरीत परिस्थिति होती है, प्रतिकूल होता है, स्थितियां कैसी हो, अनुकूल ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बेटा अमीबा पैरामीशियम आदि
एक कोष की जीवधारी हैं। कैसे बेटा? एक कोष की हैं। और इसमें जल संतुलन किसके द्वारा होगा बेटा? तो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संकुचनशील रिक्तिका। किसके द्वारा होगा? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। संकुचनशील रिक्तिका। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है? अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो बेटा इसका काम होता है क्या? जल संतुलन को या परासरण नियंत्रण कराता है। क्या कराता है? परासरण नियंत्रण। परासरण क्या कराएगा बेटा? नियंत्रण कराएगा। परासरण नियंत्रण कराएगा। परासरण नियंत्रण कराता है। परासरण नियंत्रण। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा? लिखा प्रोटोजोआ में गमन किन किन अंगकों के द्वारा होता है? बिल्कुल सही। प्रोटोजोआ में गमन किन किन अंगकों के द्वारा होता है? बिल्कुल आसान सवाल है। प्रोटोजोआ में पहला पादाप के द्वारा होगा, पश्माप के द्वारा होगा, कसाबिका के द्वारा। तो पादाप के द्वारा बेटा किसमें होता है? अमीबा में। सीलिया के द्वारा बेटा किसमें होता है? पैरामीशियम में। कसाबिका फ्लैजिला के द्वारा बेटा किसमें होता है? यूग्लिना में। ये तीनों ही गमन करने वाले अंग होते हैं जो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। बिल्कुल फास्ट रिवीजन भाई कर लो, आप कर लो भाई, कर लो। आगे परजीवी पर सबसे टिप्पणी लिखिए भैया। परजीवी हमेशा ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसी जीवधारी जो अपना भोजन जीवित जंतु या पौधे से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। परजीवी कहलाएंगे। परजीवी क्या होंगे बेटा? कहलाएंगे। परजीवी जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे बेटा पोषद कहते हैं। क्या कहेंगे? होस्ट। जैसे मान लो कोई विषाणु है, कोई जीवाणु है, कोई कवक है, जिस जीव से ले रहा है उस जीव को क्या बोलेंगे बेटा? पोषद कहेंगे या होस्ट कहेंगे। परजीवी तथा पोषद का संबंध घनिष्ठ होता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। बाह्य परजीवी जो हमारे सर पर रह सकता है, सर पर, जैसे खटमल और मच्छर, ये बाहर से परजीवी हैं। और अंतः परजीवी जो बेटा शरीर के अंदर रहता है, जाकर के रह जाए, जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, एस्कैरिस, फीताकृमि, ये सभी अंतः पैरासाइट होते हैं। परजीवी के पोषक पर निर्भर रहने को परजीविता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे बेटा? परजीविता कहते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी जीव के ऊपर रहता है और वहीं पर रह करके अपना भोजन ले, अपना पोषण ले, अपना खाना पीना करे, अपना जीवन व्यतीत करे, अपना जीवन लगाए, उसी पे बिल्कुल निर्भर हो जाए, तो क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म बोलेंगे, परजीविता बोलते हैं। ठीक है। तो परजीवी दो टाइप हो गए, इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट। जो हमेशा बॉडी के बाहर से अपना काम करते हैं, भोजन लेते हैं, एक्सटर्नल है। जो अंदर रह करके लेते हैं उसे इंटरनल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एंडो पैरासाइट और कैसे बेटा? ठीक है भैया, यहां पर क्लियर कर लेना भैया, इसको बोलते हैं। ठीक है। एक्सो पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। चलिए, हाँ बिल्कुल 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 हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के रक्त के अंदर चला जाता है तो इंटरनल पैरासाइट हो गया। जैसे फीताकृमि आंतों में रहती है, एस्कैरिस आंतों में रहती है, तो अंदर है ना वो, तो इंटरनल पैरासाइट हो गया। बिल्कुल, कैसा हो गया? इंटरनल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? अमीबा के शरीर में यदि संकुचनशील धानी ना हो तो क्या होगा भाई? ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल। तो कल होगी बेटा 11th की क्लास, कल शाम को होगी। 11 वाले बच्चों की क्लास होगी कल। ठीक है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए बेटा, लिखा अमीबा के शरीर में यदि संकुचनशील धानी ना हो तो क्या होगा? बेटा मर जाएगा, क्योंकि बिना संकुचनशील धानी के इसके अंदर पराशर नियंत्रण नहीं होगा, मर जाएगा ये। अमीबा एक कोश की अलवड़ी जंतु है। अंतः पराशरण के फलस्वरूप जल कोशिका में बेटा क्या होता है? पराशरित होता है। सीधा आंसर याद करो कि अगर संकुचनशील रिक्तिका नहीं होगी तो अमीबा की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा वो। ठीक है भाई। चलिए अगला पॉइंट और क्या लिखा है इसी में? देखा, अमीबा संकुचनशील रिक्तिका द्वारा अनावश्यक जल को शरीर से कहां निकालता है? बाहर निकालता है। इस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। तो संकुचनशील रिक्तिका का काम है मेंटेनेंस ऑफ वाटर सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी। आगे आइए, संकुचनशील रिक्तिका चारों ओर से लचीली एंडोप्लाज्म झिल्ली द्वारा बेटा क्या होती है? घिरी होती है। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव रहता है, एनर्जी चाहिए कराने के लिए, क्योंकि जल संतुलन क्रिया सांद्रता के विपरीत दिशा में सक्रिय विसरण द्वारा होता है। एक पॉइंट और बता दूं, चाहे प्रोटोजोआ हो चाहे पोरीफेरा हो, जितने भी संघ हैं सभी में अमीबा पाया जाएगा। बिल्कुल बेटा, कल शाम 6 बजे होगी।
ठीक है, ठीक है बेटा, 12th की चल रही है क्लास, कल दिन में कर दें। चलिए ये बताइए, अगर 11 बजे क्लास कर 10 बजे क्लास कर दें तो पढ़ पाओगे कल? कल दिन में 10 बजे कर पाओगे या सुबह कर दें? देखते हैं क्या है, बताते हैं आपको। चलिए बात करके बताते हैं। चलिए आगे, अगला बेटा क्या लिखा है? संकुचनशील रिक्तिका एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करके शरीर के 5 भाग में पहुंचकर बेटा क्या करती है? फट जाती है और अनावश्यक जल को क्या कर देती है बेटा? त्याग देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है, शरीर से बाहर, ठीक है, निकाल देती है। संकुचनशील रिक्तिका के फट जाने के बाद नई रिक्तिका क्या होती है बेटा? प्रकट हो जाती है। तो ये बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। संकुचनशील रिक्तिका के ना होने से अमीबा में जल संतुलन नहीं होगा और इसके कारण बेटा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो फाइनल आंसर यही हमारे पास है, यही फाइनल आंसर है कि अमीबा के पास संकुचनशील रिक्तिका नहीं, तो बेटा क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक सर चेंज कर दो। ओके भाई, तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं तो लगातार आप देखते रहिए कि जैसे क्लास लगती है आपको पता चल जाएगा, तो लाइव आ जाना बेटा, ठीक है। चलिए हम बात करके बताते हैं अपनी पूरी टीम से कैसे क्या है, देन आई विल डिसाइड, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आइए बात करते हैं आगे। अमीबा में क्या लिखा बेटा? ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। खाद्य रिक्तिका का बेटा क्या बताना है? कार्य बताना है, ठीक है। क्लियर भाई, बताओ क्लियर है? तो लिखा है अमीबा में उपस्थित खाद्य रिक्तिका के कार्य, खाद्य रिक्तिका हो गई, तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप भोजन रिक्तिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? रिक्तिका बनाती है। भोजन रिक्तिका असंकुचनशील होती है, मतलब ये संकुचनशील नहीं होती है, इसमें भोजन का पाचन होता है। अमीबा की बात हो रही है। पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा कोशिका द्रव्य में क्या करते बेटा? भेज देते हैं, वितरित कर देते हैं। अपचित भोजन युक्त भोजन रिक्तिका कोशिका द्वारा फट जाती है और अमीबा अपचित भोज्य पदार्थ को कहां निकाल देता है बेटा? बाहर निकाल देता है। इसका मतलब हो गया अमीबा भी अपने अंदर बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ओके बेटा, ठीक है, बिल्कुल क्लास करिए धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए आगे, अगला पॉइंट बेटा क्या लिखा है इसमें? अगला सवाल, अमीबा को, ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए एक लाइन में कि अमीबा को अगर नमकीन पानी में रखेंगे तो क्या होगा, आशुद्ध जल में रखेंगे तो क्या होगा। तो सारे पॉइंट बेटा जरूर क्लियर करके जाइए, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है। अमीबा को आशुद्ध जल में रखो, नमक वाले घोल में रखने पर क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, ठीक है। चलिए क्या चेंज आते हैं, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? लिखा है अमीबा को आशुद्ध जल में रखने पर प्रारंभ में संकुचनशील रिक्तिका कार्य करने की गति बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन तथा भोजन के अभाव में अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना चारों ओर क्या बता? शिष्ट बना लेता है। बिल्कुल सही, बना लेता है। अमीबा को नमक के लवणी घोल में रखने पर पराशर नियंत्रण की आवश्यकता न होने से संकुचनशील रिक्तिका बेटा क्या धीरे धीरे क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसका मतलब हो गया अमीबा आशुद्ध जल में प्रॉपर तरीके से कार्य करता है, नमक के घोल में कार्य नहीं करता, उसकी संकुचनशील रिक्तिका फट जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं और अकशेरुकी के बारे में। संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? जैसे अकशेरुकी में सबसे नाम क्या है? संघ प्रोटोजोआ। क्या बेटा? संघ प्रोटोजोआ। जैसे अकशेरुकी होता है बेटा कौन? संघ प्रोटोजोआ। तो संघ प्रोटोजोआ अकशेरुकी है। कैसा है? अकशेरुकी। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट। आइए बात करते हैं क्या लिखा है, लक्षण क्या है बेटा? अमीबा में जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के क्या लक्षण भाई? प्रोटोजोआ के क्या लक्षण है बेटा? ध्यान सुन लो भाई, सवाल पूछा जाएगा। ये एक कैसे होते बेटा? ये एक कोष की होते हैं। कैसे हैं? यह एक कोष की होते हैं, एक कोष की होते हैं प्रोटोजोआ। कोशिकाएं एक केंद्र की या बहु केंद्र की होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रचलन कूटपाद या सीलिया या कसाबिका के द्वारा होता है। बिल्कुल सही। ये स्वतंत्र और परजीवी या सहजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में बात चल रही, सारे पॉइंट।
इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है या अलैंगिक जनन, इन जंतु की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। उदाहरण क्या बेटा, अमीबा, पैरामीशियम और क्या बेटा, यूग्लिनम। ये सारे एग्जाम्पल आते हैं भाई। क्लियर है भाई? चलिए आगे और क्या लिखा है अमीबा के बारे में बेटा। अमीबा का क्लासिफिकेशन याद कर लो। संघ बेटा कौन है, प्रोटोजोआ। वर्ग कौन है, सार्कोडाइनम। गण कौन है, अमीबॉइडिया। वंश कौन है, अमीबा। और जाति कौन है, प्रोटियस। तो ये भी अगर अमीबा के बारे में आए तो सबसे पहले आपको वर्गीकरण ही लिखना है। ठीक है, क्लियर भाई? बताइए। चलिए आगे अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, लक्षण क्या लिखे, इसके लक्षण क्या, कैरेक्टर क्या है। यह सूक्ष्मदर्शी एक कोश की स्वच्छ जल में, कितनी बढ़िया बात है, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। प्रचलन कूटपात द्वारा होता है, अमीबा में कूटपात द्वारा होता है। कूटपात बनने और बिगड़ने के कारण इनका शरीर अनियमित आकार का और परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात। अमीबा के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो भैया जरूर याद करके जाना बेटा। अमीबा, अमीबा के बारे में सब बताया जा रहा भैया। किसके बारे में, अमीबा। किसके बारे में, अमीबा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा बेटा। अगला पॉइंट, अगला लिखा बेटा किसके बारे में, इसी के बारे में। जीवद्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। पहला पॉइंट ये भी अमीबा के बारे में चल रहा है। संकुचनशील धानी तथा अनेक भोज रितिकाएं भी पाई जाती हैं, अमीबा के अंदर पाई जाती हैं। उत्सर्जन और प्राशन नियंत्रण संकुचनशील रितिका के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। जनन अलैंगिक होता है, यह अमर जीव कहलाता है। परिकोष्ठन प्रतिकूलन वातावरण में होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब अमीबा के बारे में बेटा चल रहा है, करके जाइए। आइए बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैरामीशियम। क्वेश्चन अगर पैरामीशियम से आए तो बेटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना बेटा। क्लासिफिकेशन पहला क्या लिखेंगे, संघ बेटा क्या है, प्रोटोजोआ। वर्ग क्या बेटा, सिलिएटम। ऑर्डर क्या है, होलोट्राइका। वंश क्या है, पैरामीशियम। जाति क्या बेटा, कॉर्डेटम। पहला क्वेश्चन अगर पैरामीशियम के बारे में आए तो क्लासिफिकेशन बेटा लिखना मत भूलना बेटा। कल चलेगी 11th की क्लास। चलिए क्या लिखा बेटा इसमें, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भाई देख लो एक बार बहुत अच्छे तरीके से। पैरामीशियम की संरचना बनाने को आ सकता है भाई मेरे। बेटा पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा होता है बेटा, सीलिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा बेटा गमन होता है। चित्र दिखाई दे रहा भाई, पहले बताओ। क्या चित्र दिखाई दे रहा भाई, कर पाओगे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, सभी को बहुत बहुत स्वागत भाई। चलिए तो फिगर एक बार आप देख लेना अच्छे से। क्या करेक्टर लिखा है बेटा इसके बारे में देखो, बात करते हैं। क्या लिखा है, यह एक कोश की है, स्वच्छ जल और चप्पल के आकार का होता है बेटा। पहला पॉइंट, चप्पल के आकार का जंतु है। शरीर पर महीन पेलिकल का आवरण पाया जाता है, पूरा शरीर ढका होता है पेलिकल के द्वारा। बेटा इसको मत भूलना लिखना, पेलिकल बहुत जरूरी बात है। पेलिकल के द्वारा ढका होता है, जिस पर हजारों छोटे छोटे बारीक या धागेनुमा रोबाब पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाएंगे। परिमुखी खांच, मुखाग्र गुहा, कोशिका मुख व कोशिका ग्रसनी भी क्या होती बेटा, पाई जाती है। क्या होती भैया, पाई जाती है। ये सारे नाम बेटा लिखे हैं पैरामीशियम के अंदर। नमस्ते भाई सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है भाई। ठीक है चलिए आगे क्या लिखा बेटा, अगला पॉइंट लिखा अंतः द्रव्य में गुरु और लघु केंद्रक। बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर गुरु और लघु केंद्रक क्या होते हैं बेटा, दोनों पाए जाते हैं। पैरामीशियम ही ऐसा, इसके अंदर दो केंद्रक हैं, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक पाए जाते हैं। अमीबा के अंदर एक ही केंद्रक होता है। चलिए दो संकुचनशील रितिकाएं भी पाई जाती हैं, दो संकुचनशील रितिका पैरामीशियम के अंदर। पोषण बेटा कैसा होता है, होलोजोइक, जंतु को खाता है, होलोजोइक पोषण होता है इसके अंदर। जनन कैसा होगा बेटा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ये सभी बेटा अमीबा में जनन के प्रकार हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है।
और जब पूछा जाएगा बेटा लिख के आना। नहीं बेटा, बॉडी की सिक्योरिटी ट्राइकोसिस्ट करता है। जैसे अगर यहां पर मैं आपको बताऊं, एक मिनट के लिए, जैसे फिगर ये बनाया गया है, जैसे लिखा है ये जो ट्राइकोसिस्ट लिखा है बेटा, ये ट्राइकोसिस्ट, ये पूरा अमीबा, पूरा पैरामीशियम के शरीर की सुरक्षा करता है। ये सुरक्षा करता है, पूरे शरीर की सुरक्षा करता है भैया, ये सुरक्षा करता है बेटा ट्राइकोसिस्ट, यही ठीक है। और एक पॉइंट, जो ये पूरा शरीर को ढकने का काम करता है, ढकता है, तो शरीर को ढकने का काम कौन करता है? पेलिकल करता है। और शरीर की सुरक्षा कौन करता है? ट्राइकोसिस्ट। कौन करता है? ट्राइकोसिस्ट। ये फिगर बेटा याद कर लेना दोनों। क्लियर है? चलिए, बहुत सारे पॉइंट यहां पर आपके पास हो चुके हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? बताइए अगला पॉइंट बेटा क्या है? संघ निमेटोडा। बेटा जो लघु केंद्रक होता है वो जनन में काम करता है, गुरु केंद्रक बेटा पोषण में काम करता है। क्लियर है? बताइए। चलिए, बेटा कल शाम 6 बजे क्लास होगी 11th वालों की, शाम को क्लास होगी बेटा 11th की 6 बजे, ठीक है? आइए बेटा, लिखा है संघ निमेटोडा। ये गोल कृमि कहलाते हैं। इनका शरीर खंडविहीन होता है, कोई खंड नहीं होता इनके शरीर पर, पतला लंबा बेलनाकार होता है। ये दोनों सिरों पर बेटा कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इसमें आहार नाल एक सीधी सरल और नलिका रूपी पाई जाती है। किसमें? संघ निमेटोडा में। ये भी पूछा जा सकता है संघ निमेटोडा के बारे में, संघ निमेटोडा। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट। शरीर एक रचनात्मक क्यूटिकल उपचर्म पाया जाता है, से घिरा रहता है। देह भित्ति में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। बेटा एस्केरिस का नाम सुना है? एस्केरिस के शरीर पर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। श्वसन और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा सवाल है बेटा कि एस्केरिस के अंदर श्वसन और परिसंचरण तंत्र नहीं होते। जनन तंत्र बहुत ज्यादा विकसित होता है, बहुत खतरनाक विकसित होता है। ये परजीवी स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एस्केरिस, एंटेरोबियस, एंसाइलोस्टोमा, बुचेरेरिया, ये सब बेटा संघ किस में आते हैं? निमेटोडा या एस्केहेलमिन्थेस। चाहे निमेटोडा बोलो चाहे एस्केहेलमिन्थेस बोलो, ठीक है? चलिए बेटा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एस्केरिस को क्या बोलते हैं? गोल कृमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोल कृमि। अगर गोल कृमि के बारे में है तो थोड़ा सा लिख लेना बेटा यहाँ पर। संघ क्या बेटा? निमेटोडा। और वर्ग क्या इसका? ठीक है, वर्ग नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, खाली लिख लेना जीनस क्या बेटा? एस्केरिस। और स्पीशीज क्या है? लुम्ब्रिक्वाइडस। बस इतना लिख देना बेटा। कोशिकांग पाए जाएंगे इसमें, कोशिकांग के बिना काम कहां चलेगा? कोशिकांग तो पाया ही जाएगा। बेटा एस्केरिस के दोनों चित्र बनाए गए हैं। पहला बेटा क्या है? मेल का, और दूसरा क्या बेटा? फीमेल का चित्र बनाया गया। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ध्यान रखो। तो मेल हमेशा छोटा होता है, फीमेल हमेशा बड़ी होती है। ये सवाल पूछा जाता है मेल और फीमेल में अंतर बताओ, तो मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है। मेल का जो सबसे पिछला वाला पार्ट है ये मुड़ा होता है, ये मुड़ा होता है। मेल का पार्ट कैसा होता है बेटा? सबसे एंड पार्ट ये घुमावदार मुड़ा हुआ है। जबकि फीमेल बेटा कैसी है? सीधी है। फीमेल कैसी है? सीधी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा मेल गुस्सैल होता है, टेढ़ा होता है। नर कैसी हो? मादा कैसी? बिल्कुल सीधी सादी होती है बेटा, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो सीधी सादी होती है बेटा। बॉटनी क्लास कल होगी, ठीक है? चलिए क्लियर है? तो हमेशा फीमेल सीधी होती है बेचारी, बहुत सीधी होती है, तो फीमेल सीधी है। हाँ बेटा ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी, बिल्कुल। लिखा बेटा क्या क्या लक्षण है? यह मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले एक पोषदी अंतःपरजीवी होते हैं। ये हमारी आंतों में अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। यह आभासी देगुआ होती है, इसमें आभासी देगुआ पाई जाती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, इनका शरीर पतला लंबा और बेलनाकार अखंडित होता है, अखंडित, इधर रखना। और मादा एस्केरिस की लंबाई अधिक होती है। बेटा याद रखना मादा की लंबाई हमेशा अधिक होती है, लंबी होती है मादा। मादा कैसी बेटा? लंबी होती है, मादा हमेशा लंबी होती है।
बिल्कुल, इसे पेट का केचुआ कहते हैं, इसे बेटा पेट का केचुआ कहते हैं। बहुत अच्छी बात। आइए, शरीर रक्षात्मक आवरण उपचर्म से ढका होता है, पूरा शरीर बेटा उपचर्म से ढका रहता है एस्केरिस का शरीर। शरीर के अग्रभाग पर 3 जोड़ी बेटा होठ पाए जाते हैं। गजब का है भैया, इसके पास 3 जोड़ी होठ होते हैं, 3 जोड़ी होठ पाए जाते हैं। शरीर पर 4 लंबवत रेखाएं, एक मध्य में होती हैं, एक मध्य अधर पर तथा 2 पार्श्व होती हैं। तो ये भी याद करके जाइएगा, ये भी सब याद कर लेना बेटा इसको। चलिए आगे, पेट का केचुआ बोल देते हैं, बिल्कुल सही। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नर तथा मादा पृथक होते हैं, अलग अलग, मतलब ये एक लिंगी होता है। एस्केरिस एक लिंगी है। नर का अंतिम भाग पूंछ हुकनुमा होता है, मतलब घुमावदार होता है, जबकि मादा में यह बेटा कैसा होता है, सीधा होता है। तो मैंने बोला नर हमेशा एंड पर घुमा हुआ, मादा सीधी होती है। नर के क्लोएका क्षेत्र में 2 मैथुन सूक पाए जाते हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैथुन सूक केवल नर में पाया जाता है, केवल नर में पाया जाता है, मादा में मैथुन सूक नहीं पाया जाता। एस्केरिस के कारण उदर पीड़ा, सिर दर्द, घबराहट आदि होती है। बेटा ये सब पॉइंट याद करके जाना, एक बार पढ़ लेना, लिख देना भाई। ठीक है, चलिए भाई। अरे भाई चलो भाई, ठीक है, दो खत्म हो गया सारा पॉइंट। ये पूरा बेटा मैंने क्या, पूरा का पूरा मैंने बता दिया भाई। पूरा एनिमल किंगडम मोस्टली हमने खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा एनिमल किंगडम हमने खत्म किया भैया। थैंक यू भैया। चलिए, बाकी बेटा अगली मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, आज हमने कोशिश किया है पूरा का पूरा, पूरी तरीके से आधे कम से कम कुछ पार्ट आपको कंप्लीट किया जाए, ताकि जब एक दिन आप पूरा पढ़ते हो ना, समझ नहीं पाते हो आप। बट आज हमने कोशिश किया कि कुछ चीजें आपको बता दी जाए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स रहे कि हाँ थोड़ी चीजें मैंने पढ़ लिया है। आप रिवीजन करते रहिए, अगली जो मैराथन क्लास होगी बहुत ही भयंकर होगी, बहुत धुआंधार होने वाली है। ठीक भैया, ठीक है। चलिए, तो क्लास बेटा कैसी लगी? बिल्कुल सारे टीचर बिल्कुल जी जान से लगे हैं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर पाएं, ताकि आगे चल के कुछ अच्छा करें आप। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बच्चों बहुत बहुत क्यों धन्यवाद, जो आप बच्चे सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ। मैं हूं आयुष सर। एक बार फिर से आप सभी का बच्चों तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बिल्कुल मोस्ट वेलकम करता हूं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई काफी बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, और आगे भी आप बेहतर करेंगे हमारे साथ जुड़ करके। ठीक भाई, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। क्लास के बाद बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी और कैसा पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।